Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis। और जैसा कि आप लोग को पता है आज संडे है। संडे में दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं अपने वीकली कंपाइलेशन का। तो लास्ट पूरा सप्ताह जो हमारा निकल चुका है 30th ऑफ मार्च से लेकर 5th ऑफ अप्रैल आज तक की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं आपके न्यूज़पेपर के अंदर में, वो सारी की सारी खबरें एक ही जगह पर कंपाइल करके मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो अच्छे से सुनिएगा, वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। एंड लेक्चर का PDF अगर आपको कहाँ पर मिलेगा, फटाफट जाओ टेलीग्राम पर और वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन UPSC, ये एज इट इज़ लिख देना, आपको ये चैनल मिलेगा। 77,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़कर अपना इस लेक्चर के डॉक्यूमेंट्स सब कुछ जो भी है डाउनलोड कर पाओगे। एकदम शानदार से PDF, बहुत ही क्रिस्प वे में, आप समझ रहे हैं। एक पूरे सप्ताह का करंट अफेयर इतना ईजी नहीं होता रिवाइज करना। जो जगह जगह यहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाते हैं, आधे से ज़्यादा चीज़ें कट कर दी जाती हैं, जैसा आप लोगों ने रियलिटी में देखा होगा। यहाँ कुछ नहीं कट होने वाला, जो एग्जैक्टली पढ़ाया है मंडे टू सैटरडे वो सब कुछ एज इट इज़ मिलेगा, बहुत ही क्रिस्प वे में। सब कुछ आप मेरे साथ में पढ़ चुके हैं, बस आज आप क्या कर रहे हो, मेरे साथ रिकॉल कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि जो रिवाइज नहीं करेगा वो एग्जाम क्रैक नहीं करेगा। रिवीजन सबसे नेसेसरी पार्ट है, रिवीजन के बिना आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे, ये आप सभी लोगों को पता है। पढ़ने को रोजाना ढेर सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, रोजाना नई नई चीज़ें 10 चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन रिवीजन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन करने से ही सारी चीज़ें याद रह पाएंगी। क्योंकि आपने पढ़ लिया नया नया बहुत सब कुछ, अब याद ही नहीं रह पा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, पढ़ने का फ़ायदा क्या है। जब याद रह पाएगा तभी एग्जाम में आप MCQs को सही तरीके से लगा पाओगे। ओके, और ये सेशन प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही यहाँ पर टारगेट करता है। अच्छा, सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, रिसेंटली UPSC का रिजल्ट आता है, उसमें यहाँ पर आपने देखा कह सकते हैं अपने चैनल से पढ़कर एक रैंक आई हुई है, मैंने टेलीग्राम पे वो पोस्ट कर रखा है। फिर उसके बाद अभी आपने देखा UP PSC 2024 का रिज़ल्ट आया, ठीक है। अब उस रिज़ल्ट में कह सकते हैं कि जो रैंक 70 है, सपना सिंह जी की ये रैंक 70 आई है, और इनका एक इंटरव्यू यूट्यूब चैनल पे पोस्टेड है, और ये यूट्यूब चैनल का नाम है विभांशु पांडे। इसको जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं, ये आपके सामने नीचे टाइटल दे रखा है, इसको आप टाइप कर सकते हैं, सपना सिंह रैंक 70। इस वीडियो को ओपन कर सकते हैं, आप देखोगे 4 मिनट 6 सेकंड पर जैसे ही आप पहुंचोगे, इन्होंने रिकमेंडेशन कर रखा है अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा। कल ये वीडियो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने शेयर किया मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर में, कि सर यहाँ पर इन मैडम ने अपने चैनल से पढ़ा है, ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगा सर ये सब चीज़ देखकर। तो बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह शेयर कर रखी हैं। तो करंट अफेयर्स अपने चैनल से कवर करना इनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हुआ है ना। और ऑब्वियस ही बात है, मेहनत आपकी रहेगी, हम कंटेंट ही प्रोवाइड करवा सकते हैं, मेनली कंटेंट, एक पावरफुल कंटेंट दे सकते हैं। आपको पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा, जो अल्टीमेटली आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर UP PSC की बात हो ही रही है, तो ये लास्ट ईयर की बात है, मैं आपको थोड़ा सा फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ, बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के अभी फिर से जो नई वैकेंसीज है वो अनाउंस हो चुकी हैं, आपको पता होगा, है ना। फिर और भी अभी नई नई वैकेंसीज, लेखपाल वगैरह की वैकेंसीज यहाँ पर आ रही हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर दूसरे अन्य एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम लोग यहाँ पर PET की बात करें, लेखपाल की बात करें, UP PSC की बात करें, तो हम लोगों ने पिछले साल एक बुक लॉन्च की थी, उत्तर प्रदेश थ्रू मैप्स करके। नॉलेज इंडिया के साथ में बुक लॉन्च की गई थी, मैम ने और मैंने मिलकर यहाँ पर इस कंटेंट को लिखा हुआ है, ठीक है। और बहुत डिटेल से ये सारा का सारा कंटेंट आपको इस बुक के अंदर में प्रोवाइड करवाया गया है थ्रू दी मैप्स। अपने बारे में, मतलब अपने चैनल के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पर UP के एग्जाम को टारगेट्स कर रहे हैं, या इनमें से कोई सा भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए बुक बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है दोस्तों, ठीक है। इस बुक का कॉन्टेंट देखोगे आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है, क्योंकि मेहनत बहुत की गई है। आप इसका इंडेक्स एक बार देख सकते हैं, इंडेक्स के अंदर में सारे के सारे यहाँ पर जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को मैप्स के थ्रू पढ़ाया गया है। जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है, चाहे आपके कोई भी नेशनल पार्क्स हों या फिर GI टैग्स हों, GI टैग में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से किस किस चीज़ को GI टैग मिला है, उत्तर प्रदेश के रेल ट्रांसपोर्ट्स, एयर ट्रांसपोर्ट्स, मेजर चंक आपका यहाँ पर यहीं से कवर हो जाता है। GI टैग्स का ये आपने फोटो देखा, ठीक है, GI टैग्स में आप देख पाओगे उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे एक डिस्ट्रिक्ट ये दे रखा है, एक डिस्ट्रिक्ट ये दे रखा है, ठीक है, लखनऊ की बात कर रहे हैं हम। उसके अलावा और भी यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग जितने भी इंपॉर्टेंट रीजन्स है वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। वहाँ से क्या क्या चीज़ें फेमस है जिसको GI टैग मिला है, ये सब इसमें मेंशन कर रखे हैं, जो आपकी मैपिंग पावर को बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स को यहाँ पर टैग कर रखा है, फिर अलग से छोटे छोटे सोर्सेज दे रखे हैं। फिर ऐसे यहाँ पर आप नीचे जाओगे, एनर्जी, UP के एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात हो रही है कि एनर्जी सोर्सेज में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं।
मेजर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर ये चार्ट है, सब कुछ यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ केस हैंड रिटन है। फिर हिस्ट्री की बात करेंगे, प्री हिस्टोरिक साइट्स, यूपी की कौन कौन सी प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज की यहाँ पर वो सब मार्क की गई हैं। एकदम शानदार तरीके से कंटेंट है, हर एक चीज़ इंडेक्स मैंने आपको दिखाया इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो आप एक बार इस बुक को भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हमने मेहनत की है। तो अभी यहाँ पर जो मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे लास्ट ईयर जो है ये बुक मैंने रिलीज़ करी थी, ये आपको याद होगा, मैंने थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्म कर रखा है। बट अब रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, नई वैकेंसीज भी अनाउंस हो रही हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिकमेंड कर देता हूँ। मैंने बीच में ज़्यादा कुछ बताया नहीं बुक के बारे में, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। आप जा सकते हैं, अमेजन पे जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं, दोनों के जो लिंक्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, आप दोनों लिंक्स के थ्रू कहीं से भी चाहो तो आप परचेज कर सकते हैं। अभी के समय पर बुक के प्राइसेस भी थोड़े से जो ऑफ हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, या फिर आप सीधा जाके सर्च करोगे अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे यूपी उत्तर प्रदेश थ्रू मैप्स, ये कुछ चीज़ें यहाँ पर डाल देना, आपको ये जो बुक है ये मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं दोस्तों अपने ट्रैक के ऊपर में। आज हमारे न्यूज़पेपर का डिस्कशन है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो स्टार्टिंग में मुझे देना था, काफ़ी लोगों की हेल्प हो सकती है इसलिए मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। ठीक है, पहला आर्टिकल दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में या आज के डिस्कशन में, क्योंकि हमने वीकली कंपाइलेशन कवर करना है, तो लास्ट वीक हमने पहला टॉपिक कवर किया था हाउ टू सिक्योर इंडियाज सप्लाई चेन्स। भारत के सप्लाई चेन को कैसे सिक्योर किया जाए, ये बेसिक तौर पे एक एडिटोरियल था और इसलिए तो मैंने बोला ये वीडियो चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो दोनों को डील करेगा, चाहे छोटा आर्टिकल हो बड़ा आर्टिकल हो, कोई कंजूसी नहीं, हर एक चीज़ यहाँ पर इस सेशन में मिलने वाली है। ठीक है, तो आर्टिकल में राइटर साहब ने मेंशन किया था कि भारत एक हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। आज एनर्जी यानी एलपीजी एलएनजी जैसी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, और वेस्ट एशिया के अंदर में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट पे असर पड़ रहा है, हमें महंगा खरीदना पड़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जीडीपी स्लो डाउन हो रही है। एनर्जी इंपोर्ट का एग्जाम्पल दिया गया है, आज भारत 88% के आसपास ऑयल के मामले में इंपोर्ट डिपेंडेंट है, कच्चा तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं इन कंट्रीज से। 40% भारत का जो एलएनजी है वो कतर से इंपोर्ट हो रहा है। ऑयल हो गया, एडिबल ऑयल, पल्सेस, इवन यहाँ पर एपीआई हो गए। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। लेकिन ये मेजॉरिटी ऑफ एपीआई किससे परचेज करते हैं दोस्तों, हम लोग चाइना से परचेज करते हैं। तो कहने का मतलब है भारत की जो एक्सपर्टीज़ आज है भी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारी कुल मिलाकर जो मेजर एक्सपर्टीज़ है वो है असेंबिलिटी के अंदर में। कहने का मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हैं, दवाई बनाने के लिए एपीआईज परचेज कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डेवलप करने के लिए सेमीकंडक्टर्स पे डिपेंडेंसी हमारी ताइवान वगैरह से सेमीकंडक्टर परचेज किया जा रहा है, हम केवल लाके सामान को आपस में जोड़ देते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है इस स्ट्रक्चर पे है। तो राइटर साहब ने बस खाली इस एडिटोरियल में सोल्यूशन दिए थे कि भैया ये सोल्यूशन है, इसको अपना सकते हैं आप। जब भी इंपोर्ट डिपेंडेंसी की बात आती है तो आप दूसरे कंट्रीज पर इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, केवल एक कंट्री पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, दूसरे कंट्री से भी सामान को परचेज करो, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करो, रिन्यूएबल और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करो, देश में बड़े बड़े भंडार बनाओ जिससे तेल की पूर्ति हो सके जब भी कोई क्राइसिस आए, क्योंकि इंडिया इन सब में खर्च कम कर रहा है। आज भारत का इंपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत डरावना है। आज हम लोग अपने जीडीपी का 19% जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हम लोग देखने को मिल रहे हैं। रॉ मटेरियल 34% इंपोर्ट हो रहा है, उसको जाके हम मिलाकर फाइनल असेंबली करते हैं तब जाकर सामान बेच रहे हैं। तो यानी जो मेन स्ट्रीम है, जो मेन मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए थी उसमें हम कमज़ोर हैं। जो मेन रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए थी वो देश में नहीं हो रही है, केवल हम फाइनल असेंबल कर रहे हैं। तो इसमें सुधार करने की जरूरत है। ये राइटर साहब के कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज थे, आई होप आपको क्लियर हुआ। अगला एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था एमजी नरेगा और वीबीजी रामजी बिल के बारे में। वीबीजी रामजी जो बिल रिसेंटली पास हुआ, एक्ट बना, ठीक है, एमजी नरेगा को यहाँ पर ये रिप्लेस कर रहा है। अब इसी को लेकर ढेर सारे जो टॉपिक्स हैं, मतलब ढेर सारे जो इशूज़ है वो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे राइटर साहब ने मेंशन किया कि भाई जो एमजी नरेगा में दिक्कत थी वही वीबीजी रामजी में दिक्कत है, तो आपने बहुत बड़ा चेंज करके करा क्या। पहले भी यहाँ पर क्या हो रहा था, मजदूरों को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर में कम वेजेस मिलते थे, कम मजदूरी मिलती थी, क्योंकि ये एक्ट है 2005 का। और अब भी यहाँ पर वही सिचुएशन है। वीबीजी रामजी में भी आपने कम मजदूरी पे ही फोकस किया है ना, कम से कम जो महंगाई बढ़ रही है साथ ही साथ उसके हिसाब से उनको थोड़ा मिनिमम जो मजदूरी दे रहे हो उसका जो लेवल है उसको इंक्रीज तो करो, कि वो व्यक्ति थोड़ा अपने खर्चे के हिसाब से भी पैसा निकाल सके। प्रॉब्लम यही है कि आज भारत का जो वेज मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा लो वेज प्रोवाइड करवाता है।
तो वीबीजी रामजी एक्ट में भाई ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं। यहाँ पर भी कोई बड़ा मजबूत रिफॉर्म नहीं हुआ है। जो पहले कम वेजेस मिल रही थी वो आज भी कम वेजेस मिल रही हैं। तो इसके सॉल्यूशंस यहाँ पर इन्होंने शेयर किए। सोल्यूशन नंबर 1 इज एंश्योर मिनिमम वेजेस। कम से कम मजदूरी यहाँ पर उनके लिए सेट कर दो कि भाई इतनी मजदूरी उनको दी जाएगी, और वो थोड़ा सा अपर लेवल की होनी चाहिए। रियल वेजेस को बढ़ाओ भाई, महंगाई भी बढ़ रही है साथ ही साथ में, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनकी मजदूरी को बढ़ाओ और फिक्स बेसिस पे यहाँ पर ये पेमेंट दो। कई बार एमजी नरेगा के तहत पेमेंट डिले हो जाती है, तो बोला जा रहा है कि भाई वेजेस का मैटर था पुराना, और वेजेस के मैटर पे हमने दोबारा कोई ज़्यादा बड़ा काम किया नहीं है। और एमजी नरेगा और वीबीजी रामजी के बीच में क्या फ़र्क है आपको पता ही है। एमजी नरेगा मेनली 100 डेज़ का लोगों को काम देता है, अनस्किल्ड लेबर्स को यहाँ पर ये वर्क देता है कि वो मतलब गड्ढा कहीं पर खुदाई करनी है, कुछ करना है, तो उसके लिए उनको रोज़गार मिलेगा एमजी नरेगा में 100 दिन का, एनुअली, हर साल की बात हम कर रहे हैं। वीबीजी रामजी की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें बस खाली ये बढ़ा दिया गया है, 125 दिन कर दिया गया है। ठीक है, एमजी नरेगा में सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही थी 100%, लेकिन वीबीजी रामजी में 60:40 का शेयर बांट दिया गया है कि 60% केंद्र सरकार खर्चा उठाएगी और 40% राज्य सरकार खर्चा उठाएगी। समझ रहे हैं? तो यही बस एक मेजर चेंज हुआ है। लेकिन जब वेजेस की बात आती है तो वेजेस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया गया है, वो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। ठीक, तो जब सेम है तो रिफॉर्म करने की क्या ज़रूरत थी, क्वेश्चन यह है। फिर अगले आर्टिकल में यहाँ पर मेंशन किया गया है सीक्रेटिव जंगल कैट्स के बारे में। ठीक है, याद आ रहा होगा ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था। तो अभी के समय पर ये कैट काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि ये कैट की पॉपुलेशन लगातार खत्म होती चली जा रही है। तो आज हमको इनको प्रोटेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी सुरक्षा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो जंगल कैट हैं, इन जंगल कैट को एग्जैक्टली एक नाम दिया गया है, फेलिस क्याउस। फेलिस क्याउस ये इनका नाम है, छोटे से कार्निवोर हैं। आईयूसीएन स्टेटस देखोगे एग्जैक्टली तो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में इनको कवर किया गया है। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी का मतलब क्या होता है, अच्छी खासी पॉपुलेशन इनकी अवेलेबल है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी आज लगातार इनकी पॉपुलेशन घटती चली जा रही है। ठीक है, जबकि एनवायरमेंट में रोल बहुत बड़ा है। ये जंगल कैट क्या करती हैं, रोडेंट को कंट्रोल करती हैं, चूहे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करती हैं। प्रॉब्लम यह है कि आज यहाँ पर रोड पे डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या जहाँ पे जंगल कैट पाई जाती हैं पेड़ों की कटाइयाँ हो रही हैं, तो इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन को इग्नोर किया जा रहा है। कंजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि आईयूसीएन स्टेटस क्या है। तो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में इसको कवर किया गया है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था, साइंस एंड टेक का टॉपिक है एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनए के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कई बार XRNA भी कह देते हैं। तो ये क्या है, क्या मैटर है, आर्टिकल सब कुछ सोर्सेज आपके सामने दिख रहे होंगे कि हाँ भैया किस सोर्स से हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनए की जब भी बात आएगी तो एक प्रकार का मैसेंजर है। क्या है, एक प्रकार का मैसेंजर जो सेल्स के बीच में इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है, एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। ठीक है, तो यह है एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनए। अब ये आप लोगों को पता है भाई, सेल्स के अंदर में हमारा डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जब हम XRNA के ऊपर में फोकस करते हैं दोस्त, तो ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है ये क्या होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनए वो होता है जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, नहीं तो फिर आरएनए कहाँ पे होता है, सेल में होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सा होगा, जो सेल से बाहर प्रेजेंट होगा। अब सेल से बाहर सर कहाँ पे मिलेगा, ये ब्लड में मिल सकता है, सलाइवा में मिल सकता है, यूरिन में मिल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि बताओ कहाँ पर XRNA मिलेगा। ये कहाँ पे ट्रैवल करता है दोस्तों, जब ये ट्रैवल करता है ना सेल्स के बीच में, तो ये एक प्रोटेक्टिव पैकेट में ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कम्युनिकेशन को बढ़ाने का काम करता है। यूजेस की बात करेंगे तो बीमारियों का पता लगाने में हेल्प करता है, मेडिकल रिसर्च में ये काफ़ी मदद कर सकता है। बट क्या इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं हो सकते? नुकसान भी हो सकते हैं, ये थोड़ा सा हार्मफुल भी हो सकता है। कैसे दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जब हार्मफुल की बात आती है तो ये जो कैंसर सेल होते हैं वो इसी XRNA का इस्तेमाल करते हैं सिग्नल को फैलाने के लिए या ट्यूमर को ग्रो करने में। तो कैंसर को बढ़ा सकता है यहाँ पर XRNA। अब क्वेश्चन ये है XRNA करता क्या है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है इसका फंक्शन क्या है। तो भाई सेल्स को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में हेल्प करता है। एक सेल XRNA को बाहर भेजेगा, क्योंकि भाई XRNA क्या है, ये वही तो RNA है जो सेल से बाहर है। ये सेल से बाहर भेजेगा, दूसरे सेल से ये कनेक्ट होगा, दूसरे सेल को मैसेज देगा, तो आपस में इस तरीके से इनका जो कम्युनिकेशन है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा इसमें कुछ याद नहीं रखना। फिर आपको याद रहा होगा एक एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था ऑन अ विंग मॉडिफाइड उड़ान स्कीम के बारे में। तो उड़ान स्कीम हाल ही में चर्चाओं में थी, और इधर यहाँ पे राइटर साहब ने मेंशन किया था एडिटोरियल में
कि जो उड़ान स्कीम है ना, इसमें जो बदलाव कर रहे हैं या सरकार नया नया पैसा खर्च कर रही है, नया बजट अनाउंस कर रही है, 2.0, 3.0, 4.0 जो अनाउंसमेंट हो रहा है, ये सब ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। उड़ान का जो गोल है वो अच्छा है कि भारत में जितने भी स्मॉल एरियाज़ हैं उन सबको हवाई जहाज़ के माध्यम से कनेक्ट किया जाए, एयरपोर्ट्स के माध्यम से कनेक्ट किया जाए, जिससे थोड़ा सा एयरपोर्ट्स का लोग इस्तेमाल करें, हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करें। लेकिन जब छोटे छोटे टाउन में उन डिमांड ही नहीं होगी कि वो हवाई जहाज़ से ट्रैवल करें, डिमांड ही जब यहाँ पर उसकी नहीं होगी और वो दूसरा ऑप्शन उनके पास में अवेलेबल है, ट्रेन्स वगैरह के ऑप्शन अवेलेबल है, वो ज़्यादा चीपर भी हैं, तो फिर यहाँ पर इसमें इतना पैसा लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर पैसा लगा रहे हैं तो इसकी डिमांड को ग्रो करना होगा, पहले लोगों को उस तरीके से स्मॉल टाउन्स में अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी, पैसा देना होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार दोगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, तभी वो डिमांड जनरेट होगी, तभी इस प्रकार की सर्विस को वो अफोर्ड कर पाएंगे। तो वो बात यहाँ पर इस आर्टिकल में राइटर साहब ने मेंशन की थी, जिस वजह से ये चर्चाओं में कि भाई इसमें समस्या यह है, कॉस्ट ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा लोग डरते भी हैं कई बार कि हम एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, तो ये स्कीम में इतना सारा पैसा लगाना ज़्यादा बेहतर नहीं है। ये बात यहाँ पे राइटर साहब के थ्रू मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा उड़ान स्कीम के बारे में याद रखना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है भारत के अंदर में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना, उसके अलावा जो भारत में एयर स्ट्रिप्स हैं उसको रिवाइव करना, एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, टूरिज्म ट्रेड के माध्यम से प्रमोट करना। इस स्कीम को कौन लीड करता है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 के थ्रू इसको पूरी तरह से लीड किया जाता है। फेसेस की बात करेंगे तो मैंने बताया उड़ान 1.0, 2.0 ये एयरपोर्ट्स को दोबारा से रिवाइव करने की बात करता है। 3.0, 4.0 इसमें टूरिस्ट रूट को शामिल किया गया। 5.0, 5.5 ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज के ऊपर में काम करता है। और उड़ान की जब भी बात आती है तो इससे रिलेटेड एक और स्कीम है, पर्टिकुलर स्कीम, जिसका नाम है कृषि उड़ान। इसका मेन पर्पस होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि कृषि की बात हो रही है, किसान की बात हो रही है। ओके, फिर याद होगा हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था रिगार्डिंग द हीलियम शॉर्टेज। मार्केट में धीरे धीरे करके हीलियम शॉर्टेज हुआ है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो टेक्नोलॉजिकल सप्लाई चेन के ऊपर में पड़ रहा है। ये टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट है, इंडियन एक्सप्रेस में हमने डिस्कस किया था। हीलियम क्या है भाई? तो आइए फटाफट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हीलियम एक गैस है, किस प्रकार की? कलरलेस गैस, जिसका कोई कलर नहीं है। लेकिन इसी हीलियम का आज इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। इसको कूलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो थर्मल कैमरास वगैरह होते हैं उसमें कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। रॉकेट्स के अंदर में जो लीकेज वगैरह होता है उसको पकड़ने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हीलियम का यूज़ होता है। अब ये हीलियम सबसे ज़्यादा वेस्ट एशिया से आता है। अब वेस्ट एशिया में हो रहा है क्राइसिस, तो हीलियम का शॉर्टेज हुआ, जिस वजह से यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया, जिस वजह से ये चर्चाओं में बना हुआ था। तो आपको हीलियम के बारे में बस खाली 2-4 फैक्ट पढ़ने हैं। PMFAIAS की साइट से यहाँ पर एक छोटा सा फोटो है, बहुत शानदार सा फोटो उन्होंने क्रिएट किया है। तो आइए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हीलियम क्या है। कलरलेस गैस, ओडरलेस गैस, सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है ना। उसके अलावा हीलियम के मेनली आपको यूजेस पढ़ के जाने होंगे, क्योंकि यूजेस सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछ जाएंगे। यूजेस ऑफ हीलियम, इसमें आप देखोगे तो एक सेफ नॉन फ्लेमेबल गैस है, आग नहीं पकड़ सकती, सेफ है। बैलून्स वगैरह के अंदर में हीलियम का यूज़ करते हैं। आज इसी हीलियम का यूज़ होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग में, यानी MRI जो स्कैन्स वगैरह होते हैं। उसके अलावा जो थर्मोग्राफिक कैमराज होते हैं, है ना, इसको ठंडा करने के लिए, इसको कूल करने के लिए हीलियम का यूज़ होता है। उसके अलावा अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर में गैस लीक पकड़ने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ कूलिंग मीडियम होता है। हीलियम के रॉकेट्स की बात करेंगे, रॉकेट्स के अंदर में हीलियम का जो मेन उपयोग है उसकी बात करेंगे तो हीलियम का इस्तेमाल होता है प्रेशराइज फ्यूल टैंक्स को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए, ताकि प्रॉपर तरीके से जो फ्यूल फ्लो है वो होता रहे। कूलिंग सिस्टम के पर्पसेस का यूज़ करते हैं। इवन जो यहाँ पर कई बार रॉकेट्स के अंदर में लीकेज वगैरह होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हीलियम का यूज़ होता है। तो ये सारे हीलियम के बारे में सारे के सारे डिस्कशन हो गए। फिर हीलियम के बाद जो आपका एक और टॉपिक चर्चाओं में था वो था टाइटेनियम। क्यों टाइटेनियम चर्चाओं में था? क्योंकि चंद्रमा के ऊपर में जो रॉक्स पाई जाती हैं, चट्टान पाई जाती हैं, उसमें टाइटेनियम कंटेंट ज़्यादा होता है। तो रीसेंट रिसर्च ये बताती है कि चंद्रमा पे जो चट्टान है उसमें 18% टाइटेनियम प्रेजेंट है, लेकिन पृथ्वी पे जो रॉक्स पाए जाते हैं उसमें 2% से भी कम टाइटेनियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, टाइटेनियम किससे मिलता है? रूटाइल या फिर एल्मेनाइट नाम की जो रॉक है उसमें से हमको ये टाइटेनियम मिलता है। तो रोटाइल, एल्मेनाइट, ये सारे के सारे एक रॉ फॉर्म देखने को मिल जाता है टाइटेनियम का। अब टाइटेनियम में भी आपने क्या करना है, जैसे आपने हीलियम के यूजेस पढ़े ना कि हीलियम का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, वैसे ही आपको टाइटेनियम के यूजेस पढ़ना है। और यूजेस पढ़ने से पहले ये समझ लेना कि मेन जो इसका ओर है,
जो रॉक फॉर्म है जिसमें से टाइटेनियम मिलता है, वो जो रॉक फॉर्म है उसको हम एलिमेनाइट भी कहते हैं, रूटाइल भी कहते हैं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें से टाइटेनियम निकालते कैसे? एक प्रोसेस के माध्यम से। उस प्रोसेस को कहा जाता है क्रोल प्रोसेस, ठीक है। हीलियम में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कोरोशन रेसिस्टेंट, इसमें जंक नहीं लगता, है ना। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, दूसरे मेटल्स के साथ में मिलाकर हम इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आज एरोशिप हैं, जहाज़ हैं, जहाज़ों का नीचे का हल जो होता है ना, उसको हम हीलियम टाइटेनियम से बनाते हैं, क्योंकि उस पर जंक नहीं लगता। तो समुद्र में जहाज़ चलना है, समझ रहे हैं। तो हीलियम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक मटेरियल है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। नाइट्रोजन में बर्न होता है, तो यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा यूनिक फीचर भी है। तो हीलियम के यूजेस क्या क्या है? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलोइंग एलिमेंट के थ्रू, यानी कुछ मेटल्स इसमें अगर हम मिक्स कर दें, एल्यूमिनियम, मोलिब्डेनम, आयरन, तो इससे हीलियम की स्ट्रेंथ और इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पर इन एलॉयज़ के बारे में। तो ये जो एलॉयज़ हम लोगों ने बनाए हैं सारे मटेरियल को आपस में मिक्स करके, ये एलॉयज़ आज मेनली यूज़ किए जाते हैं एयरक्राफ्ट्स में, स्पेसक्राफ्ट में, मिसाइल्स के अंदर में। क्यों? इनकी लो डेंसिटी की वजह से, एंड इनमें जो क्षमता है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ये विदस्टैंड कर सकता है, रुक सकता है। इसकी वजह से हीलियम का आज हीलियम बार बार बोल रहा हूँ, टाइटेनियम का आज यूज़ होता है गोल्फ क्लब में, लैपटॉप में, बाईसाइकिल्स में, क्रचेस में। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे बन सकता है। इवन हीलियम का इस्तेमाल होता है आज के समय पर डीसैलिनेशन प्लांट्स के अंदर में। डीसैलिनेशन प्लांट में क्यों यूज़ होता है? क्योंकि इसकी हाई रेसिस्टेंट पावर है। डीसैलिनेशन प्लांट में हम खारे पानी को साफ पानी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी टाइटेनियम में जो टाइटेनियम 4 ऑक्साइड है, इसका यूज़ सन स्क्रीन में भी होता है, क्योंकि ये यूवी से, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को। फिर याद आ रहा होगा एक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, किस चीज़ को लेकर, कि सऊदी अरेबिया के अंदर में एक लोकेशन है जज़ान। इस लोकेशन में मतलब सूखा पड़ा रहता है वैसे। तो इन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेयर का जो कार्बन होता है उस कार्बन को एक चट्टान के अंदर में स्टोर करने की कोशिश की, ठीक है। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर ये सक्सेसफुल इनको एक अचीवमेंट मिल पाया है, और इसको एक टर्म से डिनोट करा गया है, विच इज़ अ मिनरल कार्बोनेशन। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है मिनरल कार्बोनेशन के बारे में, तो पता ज़रूर से होना चाहिए ये क्या है। देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन वाटर के अंदर में डिजॉल्व हो जाता है। कार्बन को पानी में मिला दो, पानी में मिलाने के बाद में उसको बेसल्ट रॉक में, विच इज़ अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, तो बेसल्ट रॉक में इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, इसके अंदर ये पानी पहुंचा दिया जाता है। तो कार्बन मिला दिया पानी में, उस पानी को डाल दिया बेसल्ट रॉक में, वो सारा कार्बन इस चट्टान के अंदर चला गया, और ये सॉलिड कार्बोनेट बना देता है, इसको पत्थर बना के रखता है, और सारा का सारा जो कार्बन हमने डाला है वो इस चट्टान के अंदर में परमानेंटली स्टोर हुआ हुआ रहेगा। तो ये है एटमॉस्फेयर से आप कार्बन एमिशन को या कार्बन को कम कर सकते हैं, जिससे टेम्परेचर ठंडा कर सकते हैं। इस प्रोसेस को याद रखना, जब हम कार्बन को इस तरीके से बेसल्ट रॉक में इंजेक्ट करते हैं तो उसको मिनरल कार्बोनेशन कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। पीछे का प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले कार्बन को वाटर में मिक्स करो, उसको इंजेक्ट कर दो रॉक्स के अंदर में, इससे केमिकल रिएक्शन होगा, कार्बन मिनरल के साथ रिएक्ट करेगा बेसल्ट के अंदर में, जिससे सॉलिड कार्बोनेट मिनरल बनेंगे, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिनरल कार्बोनेशन। फिर एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। इसको लेकर नई स्टडी आई है कि पार्किंसन डिजीज़ में एक जो मेन कारण बनता है लोगों का, जो हाथ पैर, आपने देखा होगा जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं हाथ पैर बहुत कांपने लगते हैं, सही से सामान वगैरह नहीं उठा पाते, वो शिवरिंग हो रही है पार्किंसन डिजीज़ की वजह से। क्योंकि अब यहाँ पे बोला जा रहा है पार्किंसन डिजीज़ के पीछे एक और मेजर कारण है, विच इज़ अ स्कैन नेटवर्क। स्कैन नेटवर्क जब ओवर रिएक्ट करने लगता है, ओवर वर्क करने लगता है, तो उसकी वजह से भी पार्किंसन डिजीज़ होता है। बस इतनी बात यहाँ पर बताई जा रही है। पहले मैं आपको थोड़ा सा स्कैन नेटवर्क के बारे में समझाना चाहूँगा, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। स्कैन की फुल फॉर्म है सोमैटो कॉग्निटिव एक्शन नेटवर्क। एक नया डिस्कवर्ड ब्रेन नेटवर्क यहाँ पर इसको बोला गया है। ये जो नेटवर्क है करता क्या है, हमारे ब्रेन के अंदर में जो मोटर रीजन्स हैं, जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है वो मोटर रीजन के जरिए हो रहा है, उस मोटर रीजन को कॉग्निटिव रीजन के साथ में जोड़ने का काम करता है स्कैन। सिंपल मतलब क्या है कि ये नेटवर्क हेल्प करता है कि हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेटेड थिंकिंग, जैसा आपने सोचा है वैसा आपकी बॉडी मूव करती रहे।
अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे पार्किंसन डिजीज़ के शिकार बन जाओगे। तो स्टडी यही तो कहती है कि जो पार्किंसन के पेशेंट्स हैं दोस्तों, उसमें ये जो स्कैन नेटवर्क है वो एबनॉर्मली ओवर कनेक्टेड हो जाता है, यानी ये मोटर रीजन्स कॉग्निटिव के साथ में ओवर कनेक्टेड हो जाते हैं, स्पेशली बेसल गैंग्लिया के साथ, थैलेमस के साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का मूवमेंट कंट्रोल बिगड़ जाता है। बॉडी के अंदर में जो कांपने वाली सिचुएशन है वो बनती रहती है, हाथ पैर यहाँ पर कांपने लगते हैं। बस ये बात हो रही थी, दैट्स इट, इतना यहाँ पर याद रखिएगा। फिर एक आर्टिकल, एक एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था, अ फ्लेम द स्टेट कैन नॉट गारंटी, एलपीजी क्राइसिस और वेलफेयर फेलियर के बारे में। यहाँ पर बात हो रही थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में। इस एडिटोरियल को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट फैक्ट बता रहा हूँ, सुन लो, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इसमें जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को, इस एडिटोरियल को राइटर ने क्यों लिखा था। अच्छा चलो पहले यही जान लेते हैं इस एडिटोरियल को राइटर ने क्यों लिखा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में लॉन्च की गई स्कीम है, एक प्रकार की क्लीन कुकिंग स्कीम है। ठीक है, इसका मेन पर्पज़ है एलपीजी सिलेंडर्स को देश के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। लोग घरों के अंदर में जो चूल्हे जलाकर खाना बनाते थे जिससे इंडोर पॉल्यूशन होता था वो ना हो। अब क्या हुआ दोस्तों, सक्सेसफुल ये देखने को मिला, ये सारे के सारे एलपीजी के कनेक्शंस बढ़ने शुरू हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि लोगों ने शुरुआत में एलपीजी का कनेक्शन लिया, लेकिन जैसे आप देख पाते ना, एक सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो दूसरा सिलेंडर चाहिए, रिफिल करवाना पड़ता है, तो लोगों ने रिफिल नहीं करवाया। रीज़न ये था क्योंकि ये इनको कॉस्टली लगा, इस वजह से लोग वापस से अपने ट्रैक पर आ गए। और आज के समय पर सिचुएशन यही हो रही है कि एलपीजी की सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से इसके प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग फिर से पुराने सिस्टम पे चले जा रहे हैं। तो ये राइटर साहब कहते हैं कि भाई प्रॉब्लम है भाई प्रॉब्लम। और वो क्या है कि इंडिया में कोई भी एलपीजी बफर नहीं है। जैसे पेट्रोल की जब शॉर्टेज हो जाएगी देश में, तो पेट्रोल के लिए इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बना रखे हैं, तेल का भंडार बना रखा है कि कोई क्राइसिस होगा तो ये भंडार हमारा मैनेज कर लेंगे। वैसे एलपीजी के लिए भी कोई स्टोरेज इस प्रकार का भंडार होना चाहिए कि भाई कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ पर इन भंडारों से निकाल कर हम लोग अपने देश की ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे, ज़्यादा कॉस्ट पे असर नहीं आएगा, कुछ समय बाद सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पर इसको वापस से ठीक कर देंगे। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि सोल्यूशन यहाँ पर क्या है इसका, तो एलपीजी के रिजर्व बनाना, केवल एक कंट्री से एलपीजी को ना परचेज करके कुछ और कंट्री से परचेज करना, या फिर बायोगैस को प्रमोट करना। आपने अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बायोगैस के बारे में सुना होगा कि बायोगैस को प्रमोट करो, है ना। यही हमारे पास में एक जो अच्छा ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। अब बायोगैस होती क्या है, बायोगैस को हम लोग बनाते हैं दोस्तों गाय के गोबर से। ठीक है, अब जो ये कैटल्स हैं, गाय भैंस हैं, इनका जो गोबर होता है, इस गोबर को इकट्ठा किया जाएगा, उसको एक मिक्सिंग टैंक में डाला जाएगा, उसमें पानी मिलाया जाएगा, तो गोबर और पानी को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में इस स्लरी को डालेंगे एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर में, जिसमें विदाउट दी ऑक्सीजन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसको ब्रेक डाउन करेंगे। जब ये ब्रेक डाउन कर रहे होंगे तो इसमें से गैस रिलीज होगी, वो होगी बायोगैस, जिसको हम जला सकते हैं। और इसमें से एक स्लरी निकलेगी, वेस्ट निकलेगा, जिसको हम खेतों के अंदर में एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को यहाँ पर दोस्तों पता होना चाहिए। तो बायोगैस एक अच्छा ऑप्शन हमारे सामने प्रेजेंट है, ये थोड़ा डिस्कशन हुआ है, हमें इसे प्रमोट करने की ज़रूरत है। बाकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में प्रॉब्लम क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब योजना चर्चाओं में है तो 2-4 फैक्ट ज़रूर से आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहला फैक्ट आपके सामने प्रेजेंट है कि भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आता है ना। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो ये बॉडी है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, अब ये किन के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों को इस तरीके के फ़ायदे पहुंचाता है, स्पेशली महिलाओं को इसके थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फिर हमने एक प्रकार का नया प्रदूषण डिस्कस किया था, याद आ रहा होगा आपने दोस्तों, एयर पोल्यूशन सुना है, कहोगे बिल्कुल, है ना, महसूस भी किया है। एयर पोल्यूशन के बाद यहाँ पर वाटर पोल्यूशन देखा है, ठीक है, फील कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, है ना, स्पेस पोल्यूशन आपने देखा होगा, अंतरिक्ष में आज लगातार सैटेलाइट लॉन्च हो रही है, एक समय बाद सैटेलाइट वर्क करना बंद कर जाती है तो वो कचरा बन जाता है, अंतरिक्ष में तैरता रहता है। अब स्पेस के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा अपर एटमॉस्फेयर पोल्यूशन, जो ऊपरी भाग वाला एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर में आप लेयर्स पढ़ते हैं, तो मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर की बात हो रही है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर जो हमारे अपर एटमॉस्फेयर्स हैं, याद रखिएगा, इन अपर एटमॉस्फेयर में लगातार प्रदूषण कर रहे हैं हम लोग। कहोगे अच्छा वो कैसे सर?
जब रॉकेट हम लोग लॉन्च करते हैं अंतरिक्ष के अंदर में, वो रॉकेट यहाँ पर जब वापस री एंटर करता है, या सैटेलाइट जब वापस पृथ्वी पे री एंटर करती है, गिर रही होती है, तो उसमें से एल्यूमिनियम रिलीज होता है और लिथियम रिलीज होता है। और ये एल्यूमिनियम और लिथियम हमारे एटमॉस्फेयर में, स्पेसिफिकली मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में मिक्स होता है, जो हमारे ओजोन को डैमेज कर सकता है, क्लाइमेट इफेक्ट पे एक बड़ा बदलाव हो सकता है। तो सैटेलाइट लॉन्च बढ़ते चले जा रहे हैं। आज अलग अलग कंपनी 100 200 1000 तक टारगेट बना के रख रही है कि हमें इतने सैटेलाइट्स लॉन्च करने हैं। तो स्पेस ग्रोथ बढ़ रही है, नए प्रकार का प्रदूषण यानी अपर एटमॉस्फेयर प्रदूषण ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो आप थोड़ा सा इससे वंचित रहेंगे। क्या रहेंगे, आपको पता होना चाहिए ज़रूर से कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कि ना पता हो आपको। आपको पता होना चाहिए कि अपर एटमॉस्फेयर पोल्यूशन क्या है। इसमें जो वापस आता हुआ हमारा जो ये स्पेस मिशन का मटेरियल है, ये एल्यूमिनियम और लिथियम रिलीज़ करता है, ये बात भी पता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन हमारे पास दोस्तों एक और आर्टिकल आता है विच इज़ अबाउट बैटरी स्टोरेज। अब ये बैटरी स्टोरेज जो है, ये प्रधानमंत्री कुसुम 2.0 के अंदर में हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो बात यहाँ पे डिस्कशन में किया गया है। अब पीएम कुसुम की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट स्कीम है, और इसका मेन पर्पज़ है सोलर पैनल्स को प्रमोट करना। नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षण एवं उत्थान महाअभियान, जहाँ पे जो किसान हैं, जो आज पंप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, डीजल से जो चलते हैं, वो वाले पंप इस्तेमाल ना करके एग्रीकल्चर सेक्टर में सोलर पैनल्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। तो पीएम कुसुम वैसे 2019 में लॉन्च की गई थी, और इस पर्टिकुलर योजना का जो मेन पर्पज़ है वो है सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो इसमें सोलर प्लांट्स, स्टैंड अलोन पंप, ग्रिड कनेक्टेड पंप, इसको लगाने की बात की गई है। ठीक है, इससे क्या होगा, फार्मर्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा, सोलर एनर्जी से ये सब चल पा रहा होगा, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनेगी उसको वो वापस से डिस्कॉम यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनको वापस बेच सकते हैं, जिसके बदले में उनको वहाँ से भी पैसा मिलेगा, जो सरप्लस एनर्जी होगी। समझ रहे? तो ये इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। फिर हमने कवर किया था इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एशिया वॉर ऑन कश्मीर कारपेट इंडस्ट्री। देखो हुआ क्या है, कश्मीर में जो कारपेट इंडस्ट्री है इस पे भी असर पड़ा है वेस्ट एशिया की वॉर की वजह से। ये रहा आपका आर्टिकल जो रिसेंटली न्यूज़ में था। जितने भी कलाकार हैं, ये सारे के सारे कलाकार आज एक बहुत बड़ी समस्या को फेस कर रहे हैं। कारण यह है, वेस्ट एशिया का जो ये वॉर है, ये वॉर भयंकर तरीके से एक्सपैंड होता चले जा रहा है, बढ़ता चले जा रहा है, और इस वॉर की वजह से कश्मीर के कारपेट एक्सपोर्ट के ऊपर में बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। कश्मीर से जो ये कारपेट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, इस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई। क्यों? क्योंकि बहुत सारा जो कारपेट एक्सपोर्ट होता है उसका एग्जीबिशन होता है, एग्जीबिशन यूएई वगैरह में। आज यूएई के अंदर में कितना ज़्यादा खतरा आपने देखा, इस वजह से सारे के सारे एग्जीबिशन जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। आपको बस खाली क्या याद रखना है कश्मीर के कारपेट इंडस्ट्री के बारे में। तो कश्मीर के जितने भी कारपेट्स हैं, ये पर्शियन यानी जो ईरानियन डिज़ाइंस हैं इस पे आधारित हैं। हिस्ट्री में देखोगे मुगल पीरियड, डोगरा पीरियड, इन्होंने मिलकर कश्मीरी कारपेट जो ये ट्रेडिशन है इसको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करा है। अच्छा, फिर एट दी लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि कश्मीर के अंदर जो कारपेट इंडस्ट्री है एग्जैक्टली ये इंट्रोड्यूस किसने की थी, इसको लॉन्च किसने किया था, इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि इस कारपेट इंडस्ट्री की कश्मीर में जो शुरुआत हुई थी वो 15th सेंचुरी में हुई थी। और शुरुआत किसने की थी? सुल्तान जैन उल अबदीन ने यहाँ पर शुरुआत की थी, जो ऐसा बादशाह के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कुछ बहुत कारीगर जो आर्टिजन्स थे, कलाकार थे, वो पर्शिया, सेंट्रल एशिया से इंडिया में आते हैं, है ना, और उन्होंने भी यहाँ पर मतलब अपनी जो कला है वो सिखाई यहाँ के लोगों को, जिसको बोलते हैं हाथ से कढ़ाई बुनाई की कला, जिसको कॉमनली कलबफ़ी भी कहा जाता है। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत जो है मतलब कलबफ़ी को तो याद रखना, उसके अलावा जो याद रखना है वो है सुल्तान जैन उल अबदीन। ठीक है, 15th सेंचुरी में आप देख पाओगे कश्मीर में ये कारपेट इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था सनंद के बारे में। ठीक है, तो भारत का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ओपन करा गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट ओपन करा गया है सनंद गुजरात के अंदर में, जहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करेंगे, उसको बनाएंगे। ठीक है, क्यों बनाना ज़रूरी भी है? क्योंकि आज भारत बहुत सारे सेमीकंडक्टर चिप इंपोर्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। ताइवान दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में। सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप ताइवान बनाता है, उसके बाद साउथ कोरिया बनाता है, फिर चाइना बनाता है, फिर दूसरे कंट्रीज़ बनाते हैं।
तो हम चाहते हैं कि इन कंट्रीज़ पे जो निर्भरता है खरीदने वाली, इंपोर्ट डिपेंडेंसी, वो ख़त्म हो जाए और हम लोग यहाँ पर ढेर सारे सेमीकंडक्टर चिप्स अपने देश में खुद से बनाएं। इसी के लिए भारत ने अपना पहला सेमीकंडक्टर प्लांट रिसेंटली लॉन्च किया है गुजरात के अंदर सनंद में। इस प्लांट को डेवलप करने वाली कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। ये प्लांट किस प्रकार का प्लांट होने वाला है? तो ये ATMP प्लांट होगा। इसमें हम लोग चिप्स की असेंबली, उसको टेस्ट करना, उसको बनाना, मार्क करना, पैकेजिंग करना, इस पे काम करेंगे। तो इन कुछ सेक्शंस के ऊपर में काम किया जाएगा जिससे चिप भारत में तैयार होगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में आज इस सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। आज दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्री में है, आज जिस मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में आप ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब में सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ होता है। एप्लीकेशंस की तो बात कर रहे हैं हम, तो डिफेंस इंडस्ट्री, 5G, 6G, टेलीकॉम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे के सारे वो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हम लोग आज सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पर इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में। देखो, होता यह है क्योंकि सेमीकंडक्टर का मार्केट दुनिया भर में और एक्सपैंड करने वाला है, तो हमें ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। दुनिया में जो सेमीकंडक्टर का मार्केट है ये $1 ट्रिलियन तक चला जाएगा बाय 2030, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना ज़रूरी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना ज़रूरी है, हाई स्किल जॉब्स को यहाँ पर जनरेट करने में बहुत ही ज़्यादा इन सभी इंडस्ट्रीज़ में ये सेमीकंडक्टर बहुत हेल्प करेगा। ओके, और भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन को ग्रो करने के लिए अलग अलग स्कीम भी चला रखी हैं, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हो गया, है ना। उसके अलावा डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो गया। ये बेसिक हैं जो सब आप लोगों को पता है। फिर एक अगला आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको पता है हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हुआ है 2025-26 का, है ना। 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये पूरा पर्टिकुलर ईयर चलता है। तो रिसेंटली यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ है एक नया साल, ठीक है। तो 1 अप्रैल से हमारा एक नया ईयर शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पिछले साल 30 मिनरल ब्लॉक्स ऐसे हैं जिसको ऑपरेशनलाइज किया गया है। 30 ऐसे ब्लॉक्स चुने गए हैं जहाँ से बहुत सारा जो खनिज पदार्थ है, खनिज है, मिनरल्स है, उसको हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसमें जो मेजर मिनरल निकाला गया है लास्ट ईयर वो है लाइमस्टोन, सेकंड मेजर मिनरल आयरन ओर, और बाकी हैं मैंगनीज, मार्ल और बॉक्साइट, जिनको सबसे ज़्यादा निकाला गया है अलग अलग ब्लॉक से। और स्टेट की बात करेंगे तो गुजरात इज़ द टॉप स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइनिंग करके इन मिनरल्स को निकाला गया है। फिर गुजरात के अलावा बाकी सारे राज्यों की जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान है, गोवा है, ओडिशा है और कर्नाटका, ये कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। को एग्जिस्टिंग मिनरल्स की बात करेंगे तो आयरन, मैंगनीज, लाइमस्टोन, मार्ल, बॉक्साइट, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सारे के सारे वो मिनरल्स हैं जिसके ऊपर लास्ट ईयर हमने बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फोकस किया है। और जब हम लोग टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो इन मिनरल में जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ हमको देखने को मिलती है विच इज़ अ लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लॉक्स हैं हमारे वो लाइम स्टोन माइंस के हैं जिसके ऊपर में काम किया गया है। ये वही लाइमस्टोन है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर में करते हैं। फिर आयरन ओर का जब डिस्कशन होता है तो आयरन ओर सेकेंड मेजर कैटेगरी है जिसका यूज़ किया जाता है स्टील प्रोडक्शन में। फिर कुछ और भी दूसरे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल है मैंगनीज, माल, बॉक्साइट। तो ये मिनरल्स जो हैं इनको आपको बहुत ध्यान रखना है कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, और लास्ट ईयर इनके ऊपर में एक स्पेशल फोकस किया गया है। आयरन ओर, मैंगनीज, माल, बॉक्साइट एंड देन उसके बाद में लाइमस्टोन, ठीक है। कौन कौन से स्टेट से क्या क्या ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट है। फिर हमने एक आर्टिकल यहाँ पे कवर किया था क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वांटम एंटेंगलमेंट ये क्या है, एक स्पूकी एक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कशन हो रहा है। ये मामला क्या है मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वांटम एंटेंगलमेंट, देखो ये इसका मतलब ये क्वांटम फिजिक्स का एक बेसिक तौर पे हिस्सा है। दो पार्टिकल्स, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, भले ही ये दूर दूर क्यों ना हो, लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट में क्या होता है, ये एक सिंगल क्वांटम स्टेट हैं, दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में पहले से ही थी, लेकिन होता यह था कि अभी तक हमारे पास में जो पुराना डेटा था वो ये कहता था कि जो लाइट पार्टिकल्स हैं, हल्के पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, ये आपस में इंटेंगल हो जाते हैं, भले ही दूर क्यों ना हो लेकिन आपस में इंटेंगल हो जाते हैं। हैवी पार्टिकल्स को लेकर इस प्रकार का कोई भी डिटेल हमारे पास में नहीं था। फाइनली ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साइंटिस्ट ने मिलकर हीलियम एटम्स को आपस में कोलाइड करवाया है, दोनों को लड़वाया है या जोड़ा है,
जब दोनों को जोड़ा तो दोनों की पेयरमेंट आराम से हो गई। तो पहले केवल और केवल लाइट पार्टिकल्स ही के बीच में ही हमको ये क्वांटम एंटेंगलमेंट देखने को मिलता था। एग्जाम में आप लोगों से स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है क्या केवल लाइट पार्टिकल्स में ही क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है, तो आप कहेंगे नहीं, हैवी पार्टिकल्स में भी क्वांटम एंटेंगलमेंट किया जा चुका है, जिस वजह से ये चर्चाओं में। दैट्स इट। फिर हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था डिजास्टर फंडिंग के बारे में एंड द 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में। शायद आपको याद आ रहा हो, नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, होता यह है कि इसमें आर्टिकल में राइटर साहब ने मेंशन किया कि इंडिया के अंदर में जो डिजास्टर रिस्क इंडेक्स है ये सही तरीके से सही फॉर्मूले पे काम नहीं करता। देखो, होता क्या है कि आज केस स्टडी ये कहती है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर डिजास्टर का खतरा ज़्यादा रहता है। एग्जाम्पल इंडिया का, यहाँ पे जब हम लोग कोस्टल रीजन की बात करते हैं, समुद्री वाला हिस्सा जहाँ पे अलग अलग राज्य समुद्र के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं, जिसमें हमारा उड़ीसा है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, इन सभी स्टेट्स में साइक्लोन्स वगैरह ज़्यादातर आते रहते हैं। ओडिशा में भी हैजार्ड ज़्यादा आता है, लेकिन आर्टिकल ये कहता है कि ओडिशा में हैजार्ड ज़्यादा है, खतरा ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन कम है। उत्तर प्रदेश में कोई ज़्यादा बड़ा बाढ़ वगैरह का खतरा आता नहीं है, साइक्लोन का खतरा आता नहीं है, कोई समुद्र से थोड़ी बॉर्डर को टच कर रहा है यूपी या मध्य प्रदेश, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आर्टिकल ये कहता है कि आज ना जो ये डिज़ास्टर रिस्क इंडेक्स है, इसके अंदर हम लोग अलग अलग स्टेट को अलग अलग आपदाओं से लड़ने के लिए जो पैसा दे रहे हैं वो आपदा के आधार पर नहीं दे रहे कि किस राज्य में कितना खतरा है। हम उसको वो पैसा दे रहे हैं किस बेसिस पे? उसकी आबादी के बेसिस पे, जो नहीं होना चाहिए था। पॉपुलेशन को ना देखते हुए हमें यह देखना चाहिए था कि कौन सा स्टेट कितने ज़्यादा रिस्क में है, उसके हिसाब से हमको ये पैसा, ये पेमेंट उसको प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिसमें ओडिशा यहाँ पर एक मेजर कैटेगरी में कवर किया गया है, याद रखिएगा। लेकिन हमारा जो करंट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हम तो पॉपुलेशन के हिसाब से पैसा दे रहे हैं। अरे भाई, राज्य को पैसा दे क्यों रहे हैं, पहली बात ये बताओ। तो भाई ये 16th फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। ये जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग के हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मेन काम ही होता है फंड को डिवॉल्व करना। डिवोल्यूशन का नाम सुना होगा आपने। जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स का पैसा कमाती है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही थोड़ी रखेगी भाई, वो जो पैसा है वो रेवेन्यू शेयर होगा बिटवीन द स्टेट्स। तो अलग अलग राज्यों को वो पैसा कैसे मिलना चाहिए। जब आपदा की बात आएगी कि भाई आपदा के केस में कोई साइक्लोन वगैरह आ रहा है तो इस केस में इस राज्य को इतना पैसा मिलना चाहिए, तो उसमें हम लोग पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं। जबकि हमें यह देखना चाहिए था कि कौन से राज्य में खतरा कितना है, कहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा आ रही हैं, कहाँ पे भूकंप ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा आ रहे हैं। हमको ये आइडेंटिफाई करके पैसा देना चाहिए। वो बात इस आर्टिकल में राइटर साहब ने मेंशन किया। फिर हमने एक पोर्ट डिस्कस किया था, याद होगा, रशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है ऊस्ट लुगा पोर्ट, चर्चाओं में है। और ये ऊस्ट लुगा पोर्ट कहाँ पर है, जब आपसे पूछेगा कौन से समुद्र में है, तो वो है बाल्टिक सी। फिर पूछेगा गल्फ के बारे में, चलो समुद्र मत बताओ, ये बताओ कौन से गल्फ में प्रेजेंट है, तो गल्फ ऑफ फिनलैंड में आपका ये ऊस्ट लुगा पोर्ट प्रेजेंट है। रशिया का यहाँ पर एक मेन बंदरगाह है ये, जहाँ से बहुत सारा व्यापार होता है। ओके, तो आपको एक छोटी सी जो लोकेशन है, बस खाली इसी पे थोड़ा फोकस करना है, यही पूछा जाएगा आपसे। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, गल्फ ऑफ फिनलैंड के अंदर में, बाल्टिक सी में जो प्रेजेंट है गल्फ, वहीं पर ये आपको ऊस्ट लुगा पोर्ट देखने को मिलेगा। आज इसी पोर्ट से बहुत सारा ऑयल, गैस, एनर्जी रिसोर्सेज वगैरह एक्सपोर्ट करे जाते हैं। रिसेंटली ऊस्ट लुगा पोर्ट पे यूक्रेन ने अटैक किया, जिस वजह से ये चर्चाओं में था। अच्छा, रशिया के पास में बहुत सारे पोर्ट हैं। ऊस्ट लुगा के अलावा जो बंदरगाह है उसमें प्रिमोर्स्क है, कालिनिंग्रैड है, सेंट पीटर्सबर्ग है ना, उसके अलावा मुर्मंस्क है, व्लादिवोस्तोक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बंदरगाह रशिया के पास में करंट समय पर प्रेजेंट है। ओके, याद रखेंगे, प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए रेलिवेंट टॉपिक है। फिर एक आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कॉरिडोर ऑफ अपॉर्चुनिटी। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म कर दिया गया है देश में, ये बात रिसेंटली अमित शाह जी ने बोली है, जिस वजह से ये टॉपिक्स कवर करे जा रहे हैं। तो बात हो रही थी कि देश के अंदर में जो नक्सलवाद है वो ख़त्म हो गया है, ऐसा यहाँ पे होम मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, एक समय पर नक्सलवाद देश में 180 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में प्रेजेंट था, लेकिन हम लोगों ने बेटर अप्रोच लिया, जिसकी वजह से बहुत सारे नक्सलवादियों ने सरेंडर किया, कुछ अरेस्ट करे गए और बहुत सारे नक्सलवादी मारे गए। जो इसमें बोला गया, नक्सलवाद क्या होता है ये आप सभी को पता है ना, एक प्रकार की आइडियोलॉजी है, जो बेसिक तौर पे जो आइडियोलॉजी है इसकी जो मेन शुरुआत है वो करी थी माओ जेडोंग ने। इंडिया में दोस्तों नक्सलबारी नाम का गांव है, वहाँ से ये जो नक्सलवाद नाम है वो रखा जाता है। इसमें जो मेन टारगेट है लोगों का ये होता है कि गवर्नमेंट हमको फ़ायदा नहीं पहुँचा रही है, क्या गवर्नमेंट के कोई बेनिफिट्स हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो सरकार को हटाया जाए, विद्रोह करके उनके खिलाफ हिंसा करके, हथियार उठाकर, है ना। और ये आइडियोलॉजी पनपती रहती है।
तो यही नक्सलवाद हम लोग कहते हैं। अब इस नक्सलवाद को पिछले कुछ समय पर हमने देखा बहुत सारे राज्यों में ये प्रेजेंट था। ठीक है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में आपने बस्तर वगैरह का नाम सुना होगा। वहाँ पे बहुत सारे केसेस नक्सलवाद अटैक के निकल कर आते थे। ये स्टेट्स रेड कॉरिडोर स्टेट्स की कैटेगरी में कवर करे गए। अब होता यहाँ पर यह है कि सरकार ने ढेर सारे इनिशिएटिव चलाए हैं पिछले कुछ समय पर, जिससे देश के अंदर में नक्सलवाद खत्म हुआ है। यही बात होम मिनिस्टर बार बार मेंशन करता है। सबसे पहली बात, जब सरकारी इनिशिएटिव की बात आएगी तो इसमें पहला इनिशिएटिव है नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015। फिर है समाधान इनिशिएटिव। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि बताओ ये जो समाधान प्रोग्राम है ये कौन से प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है। तो समाधान, यहाँ पर आपको इसका फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। ये अप्रोच है नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए। फिर ऐसे ही स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट ऑपरेशन ग्रीन हंट किससे रिलेटेड है? नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए। ग्रे हाउंड फोर्सेस यहाँ पर बनाई गई हैं आंध्र प्रदेश के अंदर में नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए। तो ये नक्सलवाद से रिलेटेड कुछ बात हैं। एक कमेटी यहाँ पर नक्सलवाद के रिगार्डिंग चर्चाओं में रहती है जिसका नाम है बंदोपाध्याय कमेटी। तो एग्जामिनेशन में ये भी याद रखिएगा कि बंदोपाध्याय कमेटी कौन से प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है, तो ये भी नक्सलवाद से एसोसिएटेड है। नक्सलवाद को लेकर यहाँ पे इस कमेटी ने कुछ इंपॉर्टेंट अपने फाइंडिंग्स दिए थे कि भाई अच्छी तरीके से गवर्नेंस देना होगा, लोगों को सपोर्ट देना होगा। लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बेनिफिट्स हमको नहीं मिल पाते, तो उनको सपोर्ट करना होगा, उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करना होगा, जिससे हम लोग नक्सलवाद की आइडियोलॉजी ही खत्म कर देंगे। लोगों की जो ये आइडियोलॉजी है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, वो ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने एक वेल के बारे में डिस्कस किया था, बहुत ही रेयरली पाई जाती है, जिसका नाम है राइस वेल। ये राइस वेल बेसिकली गल्फ ऑफ मैक्सिको में प्रेजेंट है। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो कि ऑयल रिच रीजन है। रिसेंटली ट्रंप साहब ने बोला कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में हम और भी बहुत सारी ड्रिलिंग करेंगे ताकि हमको ढेर सारा जो ऑयल है वो मिल जाए, है ना। अब ऑयल के पीछे लड़ाई है तो ऑयल ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन यह है कि उन्होंने बिल्कुल भी एनवायरमेंट पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये जो राइस वेल है ये आज के समय पर दुनिया में 100 से भी कम बची हैं और ये सारी की सारी गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिलेगी। इसी के लिए IUCN का जो स्टेटस है इस वेल का, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। यानी ये प्रजाति बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया तो ख़त्म हो जाएगा। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं हम ऑयल ड्रिल करेंगे। ऑयल ड्रिल करने से इनकी आबादी और भी बुरी तरह से ख़त्म हो सकती है, बस उस वजह से यहाँ पर ये चर्चाओं में था। फिर हमने एक बहुत ही रेलिवेंट वैक्सीन के बारे में डिस्कशन किया था, क्यूदेंगा वैक्सीन के बारे में। इस वैक्सीन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, विच इज़ TAK-003। ये भारत की पहली डेंगू वैक्सीन है इन इंडिया, बट आर्टिकल कहता है कि ये वैक्सीन कोई कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। एक तो ये वैक्सीन बहुत महंगी है और सारे के सारे डेंगू के इन्फेक्शन के खिलाफ सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, तो इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है। तो हमें एक नई वैक्सीन को बनाने की ज़रूरत है जिस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। और जो फ्यूचर वैक्सीन होगी इसमें सबसे पहली होगी डेंगी ऑल नाम की, और दूसरी होगी NIH वैक्सीन जो बेसिक तौर पे इंटरनेशनल लेवल की है। डेंगी ऑल जो वैक्सीन है ये भारत की अपनी खुद की स्पेसिफिक होने वाली है, जो फ्यूचर के लिए हम लोग रेडी करेंगे। ठीक है, फिर हमने आर्टिकल डिस्कस किया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में। ये क्या होते हैं? ये देश में वो हिस्से, वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम लोग बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, कि बिजनेस को टैक्स में छूट देते हैं ताकि वो यहाँ पर पनपें, अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करें, मैन्युफैक्चरिंग करें और मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करें। लेकिन इनको जो छूट मिलती है वो केवल एक्सपोर्ट करने के लिए मिलती है। याद रखिएगा कि अगर आप सामान बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी इंडस्ट्री लगानी है, आपको सरकार की साइड से टैक्स वगैरह में भरपूर मात्रा में मदद मिलेगी, छूट मिलेगी। इसलिए उन एरियाज़ को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ये जोन केवल और केवल एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करते हैं, उनको ही टैक्स बेनिफिट देते हैं। अगर आप सामान बना के भारत में बेचोगे तब आपको सरकार को टैक्स देना होगा। आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें ज़रूर से यहाँ पर ये इकोनॉमिक जोन के माध्यम से उन कंपनीज़ को, उन एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को छूट मिलती है। लेकिन पिछले कुछ समय पर भारत का जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा था वो कम हो गया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम हो गई थी। अब जब एक्सपोर्ट कम हो गया है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी कंपनी है, इंडस्ट्री है, बंद थोड़ी हो जाएगी। तो सरकार ने उनके लिए ऑप्शन खोला कि भाई अब आप भारत में भी बेच सकते हैं, ये सामान ज़रूरी नहीं है आप एक्सपोर्ट करोगे तभी छूट देंगे, आप अपना सामान बना के इंडिया में भी बेचो, है ना। उसके बदले में तब भी हम कोई ज़्यादा बड़ा टैक्स नहीं चार्ज करेंगे, लोअर टैक्स पे आप बेच सकते हैं। तो उनके लिए एक नया रास्ता ओपन किया गया था, जिस वजह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन चर्चाओं में था। बस इतना याद रखिएगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत के अंदर में एक स्पेशल वो एरिया है जहां पर सारे नियम, सारे टैक्सेस थोड़े से अलग होते हैं, बिजनेसमैन के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, जॉब्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। लेकिन याद रखना, यहाँ पे जो सामान बनेगा, एक्सपोर्ट होगा तभी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी गंभीर है, तो उस हिसाब से यहाँ पर, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा था, मार्केट में डिमांड कम हो रही थी, इसलिए हमने इनको छूट दी कि भाई आप इंडिया में भी अपना सामान बेच सकते हैं।
भारत में 250 के आसपास यहाँ पर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है वो हमको देखने को मिलते हैं। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड 2022 में सरकार एक बिल लेकर आती है जिसका नाम है देश बिल। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, देश बिल कौन से पर्टिकुलर इशू से एसोसिएटेड है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड है। देश बिल का नाम, देश का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब। ओके, तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन को और भारी मात्रा में छूट देने के लिए लेकर आया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मेन पर्पस है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना, अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना, है ना। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगी हुई फैक्ट्री को मिलता है कि भाई उनको टैक्स में छूट मिलती है, कोई कस्टम टैक्स नहीं लगता, जीएसटी वगैरह यहाँ पर चार्ज नहीं करा जाता उनके ऊपर में, तो इन सब टैक्सेस में छूट मिल जाती है जिससे वो एक्सपोर्ट आराम से कर पाते हैं और देश से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ही है एक्सपोर्ट को बूस्ट करना। अच्छा, मैंने ऊपर तो आपको देश बिल के बारे में समझाया कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड है। अब यहाँ पर दोस्तों एक कमेटी भी है, बाबा कल्याणी कमेटी। ये भी आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कमिटीज़ के बेसिस पे यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है बाबा कल्याणी कमेटी के बारे में। तो बाबा कल्याणी कमेटी भी जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के मुद्दे से ही रिलेटेड है, ये बात पता होनी बेहद ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल के बारे में, याद होगा। देखो, इससे पहले 2010 का कानून है, इसी में ही बदलाव करके कमांडमेंट बिल लेकर आया जा रहा है 2026 का। इस बिल में क्या हो है, देखो होता यह है, नाम से पता चल रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल, ठीक है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं अपने देश के एनजीओज़ के बारे में, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनमें बाहर से फॉरेन फंडिंग आती है, अलग अलग कंट्री से इन्वेस्टमेंट आता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इन एनजीओज़ को दिया जाता है। अब ये इन्वेस्टमेंट सही तरीके से उपयोग होना चाहिए, ऐसा ना हो देश की सिक्योरिटी के खिलाफ, देश में अशांति फैलाने के लिए फंड यूज़ हो। तो इसके लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आया था कि भाई जो भी फंड आएगा उसको मैनेज किया जाएगा। याद रखिएगा 2010 में एक्ट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में रहता है। आज जो 16,000 से ज़्यादा एनजीओज़ प्रेजेंट हैं, जो बाहर से जो फंडिंग लेते हैं, 22,000 करोड़ से ज़्यादा फंडिंग इन एनजीओज़ के अंदर में आती है, बाहर से फंडिंग आती है, ध्यान में रखिएगा। इसके लिए क्या होता है, ये नियम कहता है, ये जो एक्ट है ये कहता है कि कोई भी एनजीओ है, कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी व्यक्ति है जो बाहर से कंट्रीब्यूशन ले रहा है, यानी बाहर से फॉरेन फंडिंग आ रही है उसके पास में डोनेशन के माध्यम से, तो उसको एफसीआरए लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। लाइसेंस के अंदर में ये बात बोली गई है कि जो भी फंडिंग बाहर से आती है, किसी एनजीओ के पास में भी आएगी या किसी दूसरे व्यक्ति के पास में भी आएगी, उसके मेन अकाउंट में आएगी, और वो मेन अकाउंट दिल्ली के अंदर में जो एसबीआई की मेन ब्रांच है उसमें ओपन होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट पूरी तरह से निगरानी रख सके कि बाहर कहाँ से कितना फंड किस एनजीओ के पास आया है, किस इंडिविजुअल के पास आया है, और उस फंड का खर्चा कहाँ पर हो रहा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फंड बाहर से आ रहा है उसका किसी प्रकार का दुरुपयोग जो है वो रोका जा सके। कोई पॉलिटिकल मिसयूज़ है, रिलीजियस मिसयूज़ है, एंटी नेशनल देश के खिलाफ इस यूज़ हो रहा है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर में रोकने की ये बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है। फिर लास्ट में हमने एक कंट्री की लोकेशन डिस्कस की थी, विच इज़ हैती, ठीक है। हैती कहाँ पर है दोस्तों, कैरिबियन सी में प्रेजेंट एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, और कैरिबियन नेशंस यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं। हैती का आइलैंड जब आप लोग यहाँ पर अच्छे से देखोगे ना, तो ये आइलैंड ऐसा है, इसमें दो कंट्री है, ईस्टर्न साइड में हैती है, और वेस्टर्न साइड में हैती है, और ईस्टर्न साइड में यहाँ पर डोमिनिकन रिपब्लिक है, ठीक है। अब ये जो पूरा आइलैंड आप कंप्लीट आइलैंड देख रहे हैं, इसमें दो देश हैं, हैती भी है और डोमिनिकन रिपब्लिक भी है। बात आएगी हैती किसके साथ में लैंड बॉर्डर को शेयर करता है, तो डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ में लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये आपको पूरा आइलैंड दिख रहा है, यानी कि हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक दोनों को मिला देंगे, ये जो कंप्लीट आइलैंड है इसको हम बोलते हैं हिस्पैनियोला आइलैंड। क्या बोलते हैं, हिस्पैनियोला आइलैंड। इस हिस्पैनियोला के वेस्टर्न साइड में हैती है और ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिल जाता है डोमिनिकन रिपब्लिक। कहाँ पर है, कैरिबियन सी में प्रेजेंट है, तो ये इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आज वीकली सेशन में इतना ही। लास्ट डे के आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रह गए हैं, यानी कल वाले जो कल हमने डिस्कस किया था उसको हम अगले वाले सेशन के अंदर में रिवाइज करेंगे, ठीक है। बाकी पीडीएफ्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी वाले टेलीग्राम से। और एक बार ज़रूर से यूपीपीसीएस की यहाँ पर ये जो बुक है इसको कंसीडर कर लेना, आपकी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ के मैप वगैरह प्रोवाइड करवा रखे हैं,
पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं अपना, तो पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो बुक्स हैं, इन बुक्स के लिंक भी आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट के लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, उसको एक बार चेक कर लेना। उसके अलावा बाकी अमेजोन वगैरह पे आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीके से अवेलेबल रहने वाला है। चलिए, आज के लिए सेशन इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।